तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट पढ़ रहे हैं जो अपने एग्जाम से संबंधित है। जैसे कि बात ये की जाए, कल हमने कुछ सरल सरल सी बात ये की थी कि ऐसा देश या ऐसा महाद्वीप पूछे आपसे, देश पूछे, महाद्वीप पूछे या हमसे शहर पूछे कि सर्वाधिक ओलंपिक का आयोजन करवाने वाला देश, सर्वाधिक ओलंपिक का आयोजन करवाने वाला महाद्वीप या शहर पूछे। देश पूछेगा तो क्या आंसर कर देंगे? अमेरिका। और जब महाद्वीप पूछेगा तो यूरोप, और शहर पूछेगा तो लंदन। ठीक है, ये सारी बात कल हम लोग कर चुके थे। अब बात करते हैं हम लोग अपने देश के बारे में। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ओलंपिक समिति का जो हमने स्थापना की या ओलंपिक समिति का जो गठन किया था भारत के संदर्भ में, तो अलग क्वेश्चन बनेगा 1927। और जब यही बात पूछेगा विश्व स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए पूछेगा तो अलग क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये पहली बार बताए थे कि 1894 में समिति बना दी गई थी और इसी समिति के सिफारिश पर 1896 में क्या किया था, पहली बार ओलंपिक खिलवाए गए थे या खेले गए थे। ठीक है, इसी तरह का एक प्रश्न देखें भारत के संदर्भ में, तो हमने भारत के लिए एक भारतीय ओलंपिक समिति बनाई थी 1927 में, और इसी समिति की सिफारिश पर देखेंगे 1928 में भारत पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक तरह के हैं। हम चाहें तो दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, जैसे भी हमको सही लगे। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया था, और कहां पर किया गया था तो आपको याद होगा, शोखोन। ठीक है, और भारत की बात करेंगे तो यह बनाई जाएगी आपकी कहां पे, दिल्ली में। ठीक है, अब हमने पहली बार खेल कब खिलवाए थे तो 1896 में, और भारत कब खेलेगा यानी कि कब शामिल हुआ था 1928 में। तो ये तो दोनों एक साथ बात हमने कंप्लीट कर ली। अब बात आती है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी, 27 में, और 28 में हम लोग भाग ले रहे हैं। बात ये आती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोगों की स्थिति जो है एशिया महाद्वीप से रिलेटेड है, और ये पूछेगा बताओ एशिया महाद्वीप में पहली बार ओलंपिक खेल कब खेले गए थे या ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने करवाया था। तो सामान्यतः ये तो पता है कि एशिया में 3 ही ऐसे देश हैं जिनमें ओलंपिक खेल खेले गए हैं, और 3 कौन कौन से हैं? जापान है, चाइना है और दक्षिण कोरिया है। तो हम इसी क्रम में याद रखेंगे। क्या क्या हमने याद रखा? 3 देश हैं, जापान, चीन या चाइना जिसको हम लोग कह रहे हैं, और तीसरा और अंतिम है दक्षिण कोरिया। तो हमने क्रम याद यही रखा कि सबसे पहले जापान, और याद रखना ज्यादातर ओलंपिक जो होंगे वो उस देश की राजधानी में खेले जाएंगे, उस देश की राजधानी में खेले जाएंगे। तो जापान की राजधानी जानते ही हैं, टोक्यो। तो एशिया में पहली बार आयोजन कहां करवाते हैं? 1964 में, और ये कहां पे खेला गया था? जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए थे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगली बात ये आती है कि अगली बात करें ओलंपिक गान की रचना कौन करेगा, तो ये व्यक्ति आप देख लो इनको बड़े ढंग से, जिनका नाम है कोस्टस पाल्मस। इनके द्वारा ओलंपिक गान की रचना की गई थी। ये नाम चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। लेकिन जब इतनी चीजें पढ़ रहे हैं तो इनको भी याद रख लो, नहीं बुरा मान जाएंगे। बुरा मानने से मतलब ये कि एग्जाम में आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो हो सकता है कि हम इनको गलत कर दें। कभी प्रश्न पूछे ओलंपिक गान की रचना किस व्यक्ति ने की थी, तो हम आंसर कर देंगे कोस्टस पाल्मस नाम के व्यक्ति के द्वारा इसकी रचना की गई थी। एक ओलंपिक में, अच्छा एक प्रश्न और बताओ फिर हम इस फैक्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले 1896 में एक खेल खेला गया ओलंपिक। अब उस खेल में पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीता था? बताया था क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी क्या आपके पास नोट्स नहीं पहुंचे इसलिए मैं बता देता हूं। थॉमस ग्रुप नाम के एक व्यक्ति थे, उनको सबसे पहले यह मेडल, गोल्ड मेडल जीता था। तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो पहला ओलंपिक और पहला ही गोल्ड। ठीक है, पहला ही अटेम्प्ट और पहले में एसडीएम, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब वैसे याद रखो कि एक ओलंपिक में, एक खेल की बात कर रहे हैं, एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा 55 मेडल या 55 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम पूछेगा। ठीक है, किस खिलाड़ी ने जीते, तो नाम याद रख लो। खिलाड़ी का नाम क्या है, देश का नाम क्या है, खिलाड़ी तो बाद में आएगा। माइकल फेल्प्स हैं, आगे बात करेंगे, तैराकी से संबंधित हैं। तो एक ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं, तो ये रिकॉर्ड आपके रूस के नाम है। एक बात और याद रखना, हमें इसका पुराना नाम मिलेगा सोवियत संघ। ठीक है, और आजकल हम इसको रूस के नाम से जानते हैं इसलिए लिखा है। और यह खेल खेला गया था 1988 में आपकी सियोल, कहां पे पड़ेगा ये? दक्षिण कोरिया।
याद रखना कि दोनों देशों की विचारधारा बहुत अलग है, लेकिन है तो दोनों भाई भाई, एक दक्षिण कोरिया एक उत्तर कोरिया। ये किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियों में भाग नहीं लेते सार्वजनिक स्थल या स्थान पर। वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने आप को अलग ही पाए जाते हैं और ये अलग भी खुश हैं। अच्छी बात तो ये है, नहीं तो सामान्यतः ये है कि आप लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि हम अकेले रहते हैं, ये भी अकेले ही रहता है क्योंकि इसके भी साथ कोई नहीं है। ठीक है, तो आप चाहो भाई अकेले अकेले वाले इससे संपर्क कर सकते हैं हम तो सबके साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमने एक बात याद रखना है कि भाई ऐसा देश जिसने सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड अब तक बनाया है वो कौन है भाई? रूस है। और इसने कब जीते थे? तो 1988 में जीता था। वह ओलंपिक खेल खेला गया था कहां पे? आपका दक्षिण कोरिया के सियोल, या हम ऐसा भी कह सकते हैं सियोल ओलंपिक कह सकते हैं कि नहीं, या हम क्या कह सकते हैं, सियोल ओलंपिक में रूस ने इतने इतने माने 55 मेडल या गोल्ड मेडल जीते थे। अगली बात समझो कि पहला ओलंपिक जो 1896 में हुआ था, कुल शामिल होने वाली कंट्री या टीम पूछेगा तो 14 थी। ये तो हम पहले बात कर चुके थे। ओलंपिक खेलों में ये आ गए। ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया टोटल अभी तक? तो हम याद रखेंगे अमेरिका। कितने जीत चुके हैं भाई साहब? सबसे ज्यादा, लगभग हर ओलंपिक में। ज्यादातर देखना आप रैंकिंग की बात करेंगे तो यही पहले स्थान पे आते हैं। भारत की तो स्थिति इतनी शानदार है कि कहीं हम 1 मेडल लेके आएंगे खुश हो जाएंगे, कहीं 4 ले आएंगे कहीं खुश हो जाएंगे। ठीक है, इनके यहाँ साहब गिनती भूल जाते हैं गिनते गिनते। ठीक है, एक खिलाड़ी 4-4, 8-8, 10-10 मेडल ला रहा है। हमारे यहाँ खैर कई सारे खिलाड़ी अब ये है, लेकिन सुधार हो रहा है। ठीक है, कारण ये भी है कि एक तो कई सारी सरकारें ऐसी रही हैं उस समय की या वर्तमान की भी, जो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती। आपने देखा होगा, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में सबसे महंगा यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई बोर्ड है तो किसी का नाम बताओ। सबसे धनाढ्य या धनवान यदि कोई स्पोर्ट्स बोर्ड है, बीसीसीआई। कितनी अच्छी बात है। मतलब भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, आईसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, बीसीसीआई भारत का क्रिकेट बोर्ड जो है ना, विश्व में सभी स्पोर्ट्स बोर्ड की बात करें सबसे ज्यादा धनवान है। और वहीं अपन हॉकी की बात कर लें, वहीं भारत में कुश्ती की बात कर लें, बाद बाकी अन्य खेल की बात कर लें, वहां पे पर्टिकुलर जो खर्चा होना है, जेन्युइन खर्चा है, उस खर्चे के लिए भी सरकार फंड नहीं जुटा पाती। ये स्थिति है। और फिर अपन कहते हैं अरे खिलाड़ी मेडल नहीं लाते। खिलाड़ी कहां से लाए? ऐसे ऐसे खिलाड़ी रहेंगे, आगे चल के बात करेंगे क्या स्थिति रहेगी उनके साथ में। तो फिलहाल बात क्या कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मेडल किस देश के जीतने की रिकॉर्ड है? तो हम याद रखें 1000 मेडल जीते हैं आपके यूएसए या अमेरिका के द्वारा। अब ये नाम हम और याद रख लेंगे, माइकल फेल्प्स, स्विमर है, तैराकी है। ठीक है, माइकल फेल्प्स, इनका एक निकनेम है गोल्डन शार्क, क्योंकि तैराकी से संबंधित है। क्या याद रखना है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जब ये तैराकी की प्रैक्टिस या अभ्यास किया करते थे, अब ऐसा नहीं सोचना कि शार्क से कंपटीशन किया करते थे कौन आगे निकलेगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि उस स्विमिंग पूल में ये कहीं ना कहीं ऐसे शार्क की तरह बड़ी तेजी से मोशन करते हैं, तेजी से तैरते हैं। मैंने शायद पिछली क्लास में आपको एक नाम और बताया होगा, अपने ग्वालियर से ही, अपने मध्य प्रदेश से ही, जिसका नाम है, क्या नाम बताया था? सत्येंद्र लोहिया। सत्येंद्र लोहिया, ये भी व्यक्ति पैरालंपिक के लिए ये मान लो इस बार तैयार होने की स्थिति में है। ठीक है, और जब इनका योगदान अपन आगे जब एमपी आप लोग पढ़ोगे तो इन व्यक्ति का भी आप लोग परिचय पढ़ते हैं। बहुत शानदार व्यक्तित्व भी है। और अच्छी बात यह है कि अभी हाल ही में इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, और क्योंकि बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूछ ले एमपी के खिलाड़ी है, पूछ ले किस खेल से संबंधित है, तो तैराकी आंसर कर देना, स्विमर है। अब आ जाते हैं अपनी बात पे। तो अब जैसे मान लो कि किसी भी ओलंपिक में सबसे ज्यादा यदि गोल्ड मेडल या सबसे ज्यादा मेडल जीतने की बात जब पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि एक ही ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का है, तो हम आंसर कर देंगे अमेरिकी तैराक हैं जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। और अच्छी बात क्या है, इन्होंने एक ही में कितने मेडल जीते? एक ही खेल में, एक ही ओलंपिक में 28 मेडल जीते हैं, जिनमें बात करें इनके 23 तो क्या है? गोल्ड मेडल है। उसके बाद देखेंगे 23 के बाद 3 सिल्वर और 23 और 3 26 हो गए, और 2 इनके ब्रॉन्ज मेडल हैं या कांस्य पदक हैं। इस प्रकार से इन्होंने अब तक, माने एक ही ओलंपिक की बात कर रहे हैं, एक ही ओलंपिक में 28 मेडल जीत चुके हैं। अच्छी बात यह है कि यह रिकॉर्ड किसी भारतीय ने नहीं बनाया। नहीं, हंसने वाली बात नहीं कर रहे, आपको एक हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग सामान्यतः रिकॉर्ड बनाते नहीं हैं, और जब बनाने के मूड में आ जाते हैं तब फेल हो जाते हैं ना, जब फेल होते हैं तब भी रिकॉर्ड बना देते हैं। ठीक है, और नहीं तो रिकॉर्ड बना दिया तो फिर तोड़ने वाला कोई और नहीं होगा, किसी दूसरे देश से नहीं होगा सिवाय भारतीय के। आपको एक स्पोर्ट्स की बात करें, जब क्रिकेट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि
वनडे में पहले 200 रन बहुत ही कम देखे जाते थे, नहीं देखे गए थे, लेकिन अपने ग्वालियर में ही सचिन तेंदुलकर ने 200 पहली बार लगाए थे। अच्छी बात तो यह कि साहब कहां लगाते हैं, ग्वालियर में लगाते हैं, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन बनाए, अब विश्व में एकदम वैश्विक क्रिकेट में हलचल मच गई, साहब सचिन ने तो जलवा कर दिया। सहवाग कह रहा कि जी मेरे साथ खेलते खेलते इसका जीवन निकल गया, मैंने नहीं बना पाया, इसने बना लिए, क्योंकि आपको पता है सचिन सहवाग एक साथ ओपनिंग करते हैं। अब सहवाग का साहब दिमाग घूम गया, उसने कहा अगले मैच में इसको देखता। अगले मैच में उसने शायद 209 बनाए थे, ऐसे कुछ 219, हाँ। तो अगली मैच में साहब अच्छा धरती भी एमपी की रहेगी साहब, इंदौर में जाके भाई साहब ने 219 बना दिए। तो आप विश्वास माने कि हम लोग जो रिकॉर्ड बनाते हैं, मतलब भारतीयों के द्वारा जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, उनको ब्रेक करना किसी दूसरे व्यक्ति के बस की बात नहीं है सिवाय भारतीय के, क्योंकि हम तब तक नहीं चलेंगे जब तक अपना मन नहीं है। आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में, मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 हमने बहुत शानदार तरीके से खूब पैसा खर्च किया और लॉन्च किया, लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग असफल हो जाते हैं। उस असफलता ने पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना दिया कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। उस असफलता ने, उसमें हमने रिकॉर्ड बना दिया कि भारत एकमात्र देश जो चंद्रमा के कौन से पोल पर पहुंचा था, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था, दक्षिणी पोल पे पहुंचता है। तो ये तो अकेले देखो कितनी अच्छी बात है, इसलिए तो विश्व के लोग हमसे परेशान रहते हैं। ये पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज हो गई, वो तो खैर उनका तो बनता ही है। ये जो बड़े बड़े अपने आप में शक्तिमान बन रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, हम फेल हो रहे हैं तब विश्व रिकॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वो तो बात सीधी सी है कि जलेसी तो होना ही है। तो ठीक है कि हमने रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन आगे चल के जब रिकॉर्ड बनाएंगे ना तो ये सभी धरे के धरे रह जाएंगे। अभी हालांकि ऐसे रिकॉर्ड हमने भी बनाए नहीं है, ठीक है, आज तक नहीं बना पाए। तो अब देखें, जैसे कि बात करें कि तो कह रहा हूं ना बनाएंगे। अब जैसे हमसे प्रश्न पूछेगा किसी भी एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड जो है किस व्यक्ति के नाम है, माइकल फेल्प्स, जो किस खेल से संबंधित हैं, तैराकी से संबंधित हैं, और एक ही खेल में इनके द्वारा अब तक कितने मेडल जीते गए हैं, 28 मेडल जीते गए। यदि एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताओ गोल्डन शार्क या माइकल फेल्प्स ने एक ही खेल में कितने गोल्ड जीते हैं, 23 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। 23 और 28 याद रखना है, बाद बाकी इनकी संख्या हमसे नहीं पूछता है तो हम ये बात याद रख लेंगे। 23 गोल्ड जीतते हैं और कुल 28 मेडल इनके द्वारा जीते जाते हैं। इनका नाम क्या है भाई, किस खेल से संबंधित है। अब थोड़े थोड़े चलते हैं धीरे धीरे अपनी तरफ माने पहले हमने थोड़ा सा विश्व का परिचय देख लिया, अब एशिया का परिचय देखेंगे। एशिया का परिचय के बाद बात करेंगे सीधे सीधे भारत के बारे में, ठीक है। तो एशिया की बात कर लेते हैं। नाम हम कह रहे हैं इसका एक संगठन है नाम क्या रखेंगे, एशियाई ओलंपिक परिषद, OCA इसको हम लोग शॉर्ट में कह देते हैं, और फुल फॉर्म रहेगा इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बात ये आती है कि अब जो हमने 1894 में जो ओलंपिक समिति बनाई थी, उसके बाद क्या किया, धीरे धीरे हमने एक खेल का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसके बाद कई सारे देश की जो है टीमें आकर के शामिल होने लगी, कई सारी टीमें शामिल होने लगी। उनमें से यदि कभी प्रश्न पूछ ले, एशिया की ऐसी टीम या ऐसी समिति जो सबसे पुरानी है, जो आपकी IOC में शामिल है। IOC तो समझते हैं, है ना। अब IOC में शामिल है, तो अब याद रखना ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी समिति या ऐसी टीम जो आज तक सबसे पहले IOC में शामिल हुई थी। तो हम याद रखेंगे एशिया की तरफ से शामिल होने वाली सबसे पुरानी टीम या देश के रूप में है जापान। ये 1913 में शामिल हुआ था। अब क्या प्रश्न आएगा कि एशिया की सबसे पुरानी ओलंपिक समिति कौन सी है, तो आंसर क्या कर देंगे, जापान। ये तब शामिल हुई थी 1912-13 के दरमियान, ठीक है। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। और सबसे यदि विश्व की बात करेंगे तो आपको पता है हमने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनाई थी 94 में। उसके लगभग हम देखेंगे 10-11 साल के अंतराल में जापान जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के माध्यम से किस में शामिल हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल हो जाता है, यानी कि खेलने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो सबसे पुरानी होगी जापान आपकी। सबसे लेटेस्ट पूछता है, सबसे नई पूछता है कि अभी हाल ही में कौन शामिल हुआ है, तो हम याद रख लेंगे पूर्वी तिमोर। लेटेस्ट पूछेगा तो आंसर कर देंगे पूर्वी तिमोर। ये कब शामिल होगा, 2003 में। तो अब दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि एशिया की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी समिति जो आज भी इसमें कार्यरत है, तो आंसर कर देंगे जापान, ठीक है। कब है, 1912 या 13 याद रख लो। और हाल ही या लेटेस्ट जोड़ी गई है तो आंसर याद रख लेंगे पूर्वी तिमोर, और वर्ष पूछता है तो 2003। तो ये दो क्वेश्चन हमने यहां से याद रख लिए। भारत की बात भी करेंगे, ठीक है। भारत की बात कब करेंगे, आपको भारत का तो पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत में यह समिति बनाई जाएगी कब,
1927 में। तो भारत भी एशियाई ओलंपिक परिषद का कब सदस्य बन जाएगा? 1927 में। उसके पहले ये सारी बातें हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखते हैं। अब क्या हुआ, एक इजरायली ओलंपिक समिति है, ये इनसे अलग हो गए हैं। कारण क्या है आपको बताएंगे। एक ओलंपिक था, खेला जा रहा था, वहां पे इजरायली खिलाड़ियों पर एक आतंकवादी गतिविधियों ने, फिलिस्तीन का एक आतंकवादी कोई ग्रुप था, उसने आक्रमण कर दिया गया था। उसमें लगभग 11-12 खिलाड़ी इनके मारे जाते हैं। उसके बाद से थोड़े से इन खेलों से दूर रहने लगे। तो अब हमसे एक प्रश्न पूछ ले, ऐसी ओलंपिक समिति जिसने हाल ही में आपके IOC से रिजाइन कर दिया है या उससे निष्कासित या हट गए हैं, वो कौन सी है? तो इजरायली ओलंपिक समिति। जिन इन्होंने क्या किया है, ये अभी हाल ही में इससे क्या हो गए, अलग हुए हैं। अब इजराइल एक देश है, पता है हमको। तो एक छोटा सा प्रश्न और बता दो, इजराइल से जोड़ करके बात कर लेते हैं कि इजराइल की एक गुप्तचर संस्था है मोसाद। तो हम यहां से ऐसे एक दो चीजें जो आएंगी उनसे रिलेटेड हम उनकी चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, तो हमने इजरायली ओलंपिक समिति का नाम याद रख लिया कि ये क्या हुई थी, बाहर हो गए, और इनकी एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। अब यहां से बात करते हैं। देखो, एशियाई ओलंपिक परिषद का जो साइन बनेगा वो इस टाइप का दिखता होगा आपको। एक ये देख रहे हैं ना, उगता हुआ सूरज। ये हमको अपन बात करेंगे एशियन गेम में भी इसी प्रकार का साइन रहेगा। ठीक है, ये भारत ने दिया था एशियन ओलंपिक में, आपको पता है, क्योंकि एशियाड गेम की शुरुआत कहां से होती है? भारत से, नई दिल्ली से हुई थी। तो अब वही कहीं ना कहीं उसी प्रकार का साइन है, और दोनों तरफ ये साइन दिख रहा है, ये आपका ओलंपिक का चिन्ह बना दिया हमने। अब प्रश्न क्या पूछेगा, एशियाई ओलंपिक समिति कब बनाई गई थी? 1982। लेकिन एक बात मन में आ सकती है, कौन सी? कि सर अभी तो बात अपन ये कर रहे थे कि 1913 में जापान शामिल हुआ था, 1927 में फिर भारत होता है। ऐसे कई सारे देशों का अलग अलग क्रम होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहां पर तो बात क्या कर रहे हैं, 1982 के बारे में। फिर ये क्या है? तो ये बात हम ये याद रखेंगे कि हमने ये जो रूप दिया है, ये इनका व्यवस्थित रूप तैयार करके एक साथ में एक संगठन का नाम दे दिया। पहले क्या था, सभी देश की जो समितियां थी या जो संस्थाएं थी वो अपने अपने स्तर पे काम किया करती थी। अब हमने क्या कर दी, उन सब की एक यूनियन बना दी, उन सब की एक कमेटी या समिति बना दी। और यह समिति कब बनाई गई थी? 1982 में बनाई गई थी। क्लियर होगी बात? यदि कभी प्रश्न पूछ ले कि बताओ एशियाई ओलंपिक परिषद का मुख्यालय कहां है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो कुवैत सिटी में है। कहां पे है? कुवैत सिटी में है। तो यह भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, जरा देखो, यह पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद IOC का मुख्यालय कहां है? बता देंगे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने। फिर पूछेगा OCA का मुख्यालय कहां है? कुवैत। ठीक है, अब जब भारत की बात करेंगे तब उसके बारे में भी समझ लेंगे, इंडियन ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां है, तो उसकी बात कर लेंगे। तो अभी इस स्लाइड से हमारे जो प्रश्न बन सकते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन तो आसानी से बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये पूछेगा, बताओ एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो हम आंसर कर देंगे 1982 में की गई थी। इसका भाई मुख्यालय बताइएगा, मुख्यालय बता देंगे कहां पे है, कुवैत सिटी में है। फिर पूछेगा एशियाई ओलंपिक परिषद में सबसे पुरानी समिति, तो जापान आंसर कर देना। और सबसे लेटेस्ट पूछता है पूर्वी तिमोर, आंसर कर देंगे। अभी हाल ही में इनसे हट गए या अलग हो गए, इजरायली ओलंपिक समिति इनसे अलग हो गई। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस स्लाइड से नहीं बनेंगे। ठीक है, चलेगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अच्छी बात है। देखो, यही फायदा होता है पढ़े लिखे व्यक्तियों को पढ़ाने का। एक बार बता दो, एक ही बार में सारी बातें क्लियर। ठीक है, अब आते हैं अपने भारत की तरफ चलते हैं। हाँ साहब, ये भारत के बड़े महान महान व्यक्तियों से हम परिचय करने वाले हैं, इनके व्यक्तित्व से जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद के बारे में या भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पहले तो एक सामान्य सी 2-3 बातें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा भारतीय ओलंपिक का क्या एक साइन या एक चिन्ह है, लोगो मान लेते हैं। ठीक है, और इन सब के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो देखो, एक पॉइंट जो लिखा है इसको पहले समझते हैं। भारत की सर्वोच्च खेल संस्था, हम बात करें IOA जो है, ये भारत की सर्वोच्च खेल संस्था है। अब चाहे हम BCCI की बात कर लें, चाहे जो भी खेल परिषद हो उसकी बात कर लें, ये सभी खेल जो हैं वो कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेटेड है। इनका काम क्या है? इसका काम यह है कि चाहे आपके ओलंपिक खेल हो, भारत की बात कर रहे हैं अभी, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियन गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, कोई सा भी खेल हो, अब भाई उस खेल में कौन सा खिलाड़ी जाना है, कौन सा खिलाड़ी नहीं जाना, क्या उनकी स्थिति रहेगी,
क्या किस प्रकार से इन टीमों का मेंटेनेंस किया जाएगा, क्या रखरखाव होगा, ये सारे काम करने की जिम्मेदारी जो है किस संस्था को सौंपी गई है, तो आंसर कर देंगे भारतीय ओलंपिक संघ को सौंपी गई है। यही पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, यही इनकी जिम्मेदारी है, और इसका जो हेड होगा उसकी जिम्मेदारी होगी उन सब चीजों को देखरेख करना। हालांकि इनके साथ एक पूरी टीम वर्क काम करती है, आगे बात करेंगे इनका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, महासचिव वगैरह कौन है। तो यदि हम इस व्यक्ति के हेड से यदि अपनी परिचय कर लें, यदि आपकी बातचीत ठीक ठाक हो जाए, तो वह व्यक्ति आपके जो फेवरेट खिलाड़ी है उसको क्या कर सकता है, किसी भी इंटरनेशनल लेवल के गेम में उसको रिस्पॉन्स कर सकता है या भेज सकता है। नहीं तो वही खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा, लास्ट तक मना कर देगा यदि उसने फंडिंग नहीं की। क्योंकि आजकल ये बातें खूब सुनने में आती हैं और खूब देखी जाती हैं कि व्यक्ति में टैलेंट तो खूब है, लेकिन उसने, या जो भी अध्यक्ष रहा हो, जो भी व्यक्ति कोई भी पद पर पदस्थ अधिकारी रहा हो, उसने कुछ मांग कर दी, भाई 10-20 लाख दे दे तो तेरे को भेजेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं। ये कई सारी चीजें हमको खूब देखने को मिलती हैं। तो जरा एक बात समझते हैं कि एक तो ये पूरे देश की, मतलब भारत देश की सर्वोच्च खेल संस्था है। इनका काम क्या है, ओलंपिक खेलों, चाहे आपके एशियाई खेलों, चाहे राष्ट्रमंडल खेलों, इन सभी खेलों का मैनेजमेंट देखना, उन पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, अब जैसे कि हमसे पूछेगा यह समिति हमने कब बनाई थी, तो आपको ये वर्ष अब रट गई है, 1927 में बनाई थी। अब बात आएगी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी हमको पता है भाई, नई दिल्ली में है, अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले। अब बात आती है कि ये समिति जिसने बनाई उसी व्यक्ति को हमने पहला अध्यक्ष बना दिया था। उस व्यक्ति का नाम है दोराबजी टाटा। ये नाम आपको नहीं भूलना है, वैसे भी नहीं हमको, हम बोले हमें याद है, हालांकि नाम दोराबजी याद नहीं है, लेकिन टाटा तो हमको याद रहेगा। ठीक है, अब याद क्या रखना है, ये व्यक्ति हैं जिनका नाम है दोराबजी टाटा। ठीक है, इनको जरा ढंग से देख लेना, समझ लेना, पहचान लेना। क्यों? क्योंकि कभी मिल गया तो ऐसा नहीं कि भूल जाओ बाद में कि ये थे। अब दोराबजी टाटा के बारे में क्या याद रखना है कि हमने शुरू से मतलब 1928 के पहले 1-2 ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी भाग लेते हैं, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, अपने आप नाम बताओगे, कि उसमें एक भारत का एथलीट दौड़ते दौड़ते जूते फेंक देता है और फिर जूते उतार के फिर दौड़ता है, मिल्खा सिंह। तो वो कोच उस पर गुस्सा होता है, पागल हो गया है क्या, रुक के जूते उतार देता है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि भाई दौड़ते दौड़ते जूते उतार रहा है। हाँ, सीधी सी बात है भाई, पहले तो उसको आप चप्पलें नहीं दे रहे कि भाई चप्पल पहन के दौड़ ले। अब कह रहे हो कि ये स्पाइस वाले या कांटे कीले वाले जूते पहन के दौड़ ले। तो हमको पहले उनकी हैबिट तो होनी चाहिए भाई, हैबिट हमको उनकी है नहीं। वो जूता उसके पैर में आलस दे रहा है या क्या कर रहा है, वो तो उसी को पता होगा। अब कह रहा है कि दौड़। अब भाई साहब, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे भारत का सम्मान हो चाहे बेइज्जती हो, वो तो होना तय है, या तो सम्मान होना तय है या बेइज्जती। क्यों? क्योंकि यदि हमको ये मूलभूत चीजें नहीं मिलेंगी तो खिलाड़ी वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यही कारण रहा होगा कि 1928 ओलंपिक में जब हम लोग जाते हैं, उसके पहले हमको कई सारी चीजें, हम लोग पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, कोई मेडल नहीं मिलता। तब आपके दोराबजी टाटा ने एक विचार किया कि हम क्या करते हैं, अपना, इस व्यक्ति ने खुद का पैसा, निजी पैसा लगा करके, खुद की कमाई का पैसा लगा करके इस समिति की स्थापना करेंगे, और अब खिलाड़ियों को इनके द्वारा ट्रेंड किया जाएगा। हालांकि ये नहीं करेंगे, वो तो कोचेस रहते हैं, बस पैसा इनके द्वारा दिया जाएगा। अब संस्था बन गई, सारी चीजें बहुत अनुकूल चल रही थी, सारी चीजें चल रही हैं। अब करंट की बात करते हैं। एक तो हमने देख लिया कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, दोराबजी टाटा, या ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ किसके द्वारा बनाया गया था, टाटा जी के द्वारा। अब पूछेगा, ये करंट का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के हिसाब से, आज के हिसाब से, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। ये नाम याद रखना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ में भी इनका नाम आपको मिलने या पढ़ने में आएगा। तो हमने याद रखा कि आपके वर्तमान के अध्यक्ष जिनका नाम क्या है, नरेंद्र बत्रा। और नरेंद्र बत्रा कौन है, तो जरा इनको जरा ये देख लो, ये हैं, ये आपके वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। अब यही तय करेंगे कौन सा खिलाड़ी इस बार टोक्यो में जाएगा। तो भाई खिलाड़ी क्या चाहेंगे, इनसे कहीं ना कहीं जो मतलब अच्छी मेहनत कर रहा है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, या कर भी गया है उसके बाद भी असमंजस में लग रहा है, ठीक है, तो अब वो व्यक्ति इनसे अपनी व्यवस्था लगाएगा, साहब कैसे भी करके ये क्या कर दें, यस कर दें कि हम आपको कहां पहुंचा रहे हैं, टोक्यो पहुंचा रहे हैं, कोई नहीं टोकेगा, तुम तो जाओगे। ठीक है, अब महासचिव की बात करते हैं तो राजीव मेहता, और राजीव मेहता आपके ये हैं। तो अभी हमको करंट के हिसाब से भी क्या क्या बात याद रख सकते हैं। हमसे प्रश्न पूछेगा भारतीय ओलंपिक समिति के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बत्रा। फिर पूछेगा महासचिव का नाम बता दो, तो राजीव मेहता, और प्रथम अध्यक्ष का नाम बता दो, दोराबजी टाटा, और समिति कब बनाई गई थी वो बता दो, 1927। ठीक है, अब 1927 के बाद आपको पता है एक ओलंपिक लास्ट हुआ था 1924। अब कब होना है, 28 में होना है। अब ओलंपिक 28 में होगा तो उसकी बात कर लेंगे। अब अगले ही ओलंपिक में हम क्या करने वाले हैं वो बाद की बात है, पहले यहां आ जाओ।
यहां आ जाते हैं कि 26 जून 2000 को नरेंद्र बत्रा को आईओसी का सदस्य निर्वाचित किया गया था। यह बात समझना, आईओसी समझना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की या समिति की बात कर रहे हैं, उसके मेंबर या सदस्य रह चुके हैं कौन? आपके नरेंद्र बत्रा। ठीक है, तो ये व्यक्ति, ये है कि काफी नॉलेज है स्पोर्ट्स से, काफी लंबे वर्षों तक जुड़े रहे हैं। नरेंद्र बत्रा अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष, अभी बात ही कर रहे थे। तो ये व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्पोर्ट्स से यदि प्रश्न बनते हैं तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अब आ जाओ 1996 से लेकर के 2012, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे लिए। ये कल हम लोग बात किए थे, थोड़ा सा आपको बताए थे। सुरेश कलमाड़ी जी, जरा इनको जरा ढंग से देख लो, कहीं मिल गए तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, ये सुरेश कलमाड़ी जी हैं। अब ये 2012 तक आईओसी के कौन रहे थे? अध्यक्ष रहे। बात ये इतनी सी याद रखना कि इनके ही नेतृत्व में हमारे यहाँ 2010 का कॉमनवेल्थ हुआ था, और 2010 के कॉमनवेल्थ में मैंने आपको बताया कि जो चीजें 200 की आई थी, भाई साहब ने जीरो ही तो बढ़ाया था। क्योंकि अच्छा, तर्क क्या देते हैं? तर्क ये दे दिया कि साहब जीरो भारत की देन है, तो जीरो हमारी देन है, तो हमने जोड़ दिया अपने हिसाब से के। ठीक है, ऐसा इनने कुछ नहीं कहा था, वो मैं अपनी तरफ से कह रहा नहीं तो कहीं मिल जाए तो जाकर शिकायत कर दो। हाँ, तो अब याद रखेंगे, कभी पूछ ले कि अपने जब 2010 में कॉमनवेल्थ का आयोजन हुआ था, उस समय अपने अध्यक्ष कौन रहे थे, तो हम नाम याद रख लेंगे, सुरेश कलमाड़ी जी। अच्छा, 26 जून 2000 की बात कर लेते हैं। 26 जून 2000 मतलब पिछले साल की बात करें, आईओसी ने क्या किया? एक छोटा सा बोर्ड या संघ है, एक स्पोर्ट्स का भाग है, जिसको हम लोग AIBA कहते हैं। ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये पहले ओलंपिक का भाग हुआ करता था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक का भाग हुआ करता था, लेकिन इनको क्या किया है? अभी इस श्रेणी से बाहर कर दिया है, या इनको हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था या एक ऐसी संस्था थी जिसने हर छोटी बड़ी संस्था से लोन लेके रखा था, और लोन क्या के लिए लिया था? कि हम अपने खिलाड़ियों को ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत बेहतर बना रहे हैं। अब जैसे एक छोटा उदाहरण समझो, क्यों इसको हटाया? इसलिए हटाया, जैसे माना कि मैं अपनी बात करता हूं, मैंने आपके किसी व्यक्ति से, 2-4 व्यक्ति आपके मिलने वाले थे, आपके माध्यम से मुझसे मिलते हैं, मैंने किसी से 5,000 ले लिए, किसी से 10,000 ले लिए, किसी से 20,000 ले लिए, ऐसे करके धीरे धीरे करके मैंने 1-आध लाख रुपए ले लिया। अब वो व्यक्ति आपको मिला, अब वो आपसे पूछेगा, अरे वो आपके जो सर थे ना, वो मिल नहीं रहे, दिख नहीं रहे काफी दिन से। आपने पूछा क्यों, क्या हो गया? अरे 50,000 रुपए ले गए। तो एक आध बार आप कह दो कि दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार 1-आध महीने बाद वो फिर मिला, अरे वो सर नहीं मिल रहा है आपके। अरे मैं नहीं जानता कौन से सर, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक आध बार हो सकता है अपन रिस्पॉन्स कर देंगे, लेकिन जब 2 बार 3 बार 4 बार हर बार टोकेगा तो कहते हैं तुम जानो और वो सर जाने, अपने को नहीं पता। तो यही हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या था? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की छवि थोड़ी सी धूमिल होती थी। क्यों? क्योंकि आप भी ऐसी संस्था को शरण दिए हैं, या ऐसी संस्था को अपने साथ जोड़ करके चल रहे हैं जिसने दुनिया भर से क्या ले लिया है? कर्जा ले लिया है। और इस संस्था ने क्या किया? अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो चीफ रहे होंगे, उन्होंने लेके पैसा पूरा हजम करके खुद का विकास कर लिया। विकास 2 तरह से होता है, जितने भी नेता, सांसद, विधायक जो भी बनते हैं, वो सबसे पहले अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते। अपने क्षेत्र में जो हम खुद भी तो रहते हैं, अपना विकास करेंगे, हमारे क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। और जब हमारे क्षेत्र का हो जाएगा तो हम आसपास का देख लेंगे, पहले खुद का, फिर क्षेत्र का, फिर आसपास का। तो सब कई की पंचवर्षीय योजना निकल जाती है, खुद का विकास ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्षेत्र का नंबर नहीं लग पाता। तो मुझे ऐसा लगता है ये AIBA जो संस्था है, इसके बैंकक्रप्ट या दिवालिया होने का यही कारण रहा होगा कि या तो वहां के चीफ ने या वहां के कुछ 2-4-6 लोगों ने मिलकर के पूरा पैसा अपने हिसाब से सेटलमेंट कर दिया और इसको दिवालिया घोषित कर दिया। इसलिए इसको क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद से या समिति से इसको बाहर कर दिया गया है या हटा दिया गया है। तो कभी पूछ ले कि हाल ही में बताओ कौन सी संस्था को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद से हटा दिया गया है, तो हम याद रखेंगे AIBA या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन भी कह सकते हो आप। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया? अभी बहिष्कृत या हटा दिया गया है। अगली बात देखते हैं, अब आते हैं अपनी तरफ, धीरे धीरे भारत के प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रदर्शन की बात करेंगे तो जरा सुनते हैं अब यहां से, क्योंकि अब अपने लोगों की बात होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक 1 मिनट में 2 मिनट में हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। हम 2-3 चीजें पढ़े, जैसे कि पहली बात हमने ओलंपिक की शुरुआत देख ली। ओलंपिक की शुरुआत कहां होती है, नाम कैसे रखा गया, ध्वज हो, मैस्कॉट हो, चाहे शपथ हो, चाहे गीत हो, ये सब कैसे कैसे या कौन से ओलंपिक में शामिल हुए। मार्च पास्ट क्या होती है ये समझ लिया, मसाल कैसे जलाई गई और कब कब जलाई गई, नियमित रूप से कब जलाई गई, ये सारी बात हम समझे। ठीक है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनाई जाती है, एशियन ओलंपिक समिति कब बनाई गई और भारतीय ओलंपिक समिति कब बनाई गई।
उनके अध्यक्ष पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये याद रखना है बस। बीच के हमसे कभी पूछेगा नहीं। पहले इसलिए पूछ लेगा क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेट करके पूछ सकता है, और वर्तमान के इसलिए पूछेगा क्योंकि वो करंट की बात है। तो ये सारे प्रश्न इस टाइप से हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगली बात अब जैसे कि हम लोग बात करें कि भारत में ओलंपिक का प्रदर्शन क्या रहा, हम लोग कब कब शामिल होते हैं, तो मैंने शायद आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि ओलंपिक की यदि बात करें तो 1896 में शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन महिलाएं शामिल नहीं हुई थी। आपको पता है महिलाएं किस वर्ष से शामिल होती हैं? 1900 से। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि हम लोग इस समय जो है, यानी कि भारत की बात करें, वह इस समय जो है वो ब्रिटिश भारत का दौर था। 1900 के आसपास या 1896 की बात कर लें तो उस समय के उस दौर के भारत को हम लोगों को क्या कहना चाहिए? भारत ना कहते हुए हमको क्या कहना ज्यादा सही रहेगा? ब्रिटिश भारत कहना ज्यादा सही रहेगा। रहेगा कि नहीं? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का अधिकार था। अब ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश भारत की तरफ से कौन सा व्यक्ति नेतृत्व करता है ओलंपिक में जाकर के, तो उस बात को समझते हैं। देखो, यदि बात करें 1900 पेरिस ओलंपिक जो फ्रांस में होता है, इस ओलंपिक में भारत की ओर से एक खिलाड़ी पहुंचेगा जिसका नाम है नॉर्मन प्रिजर्ड। लेकिन ये व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते, ये कौन है, क्या विशेषता है। ये आंग्ल भारतीय है, जानते हैं, इंग्लो इंडियन है, ठीक है। अब इंग्लो इंडियन की परिभाषा बता दो कोई भी। ब्रिटेन और भारत, चल ठीक, समझ गए हम। अरे देखो मैंने क्या कहा है कि आप लोग जब भी आंसर, कुछ भी आंसर करो, चांद जैसा करो, कॉन्फिडेंट रहो, हंसना कभी नहीं। हंसने, खुद पर हंसने का कारण समझ लो कि संदेह प्रकट होता है सामने वाले को, उसको मौका मिल जाता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा हो इसलिए हंस रहा है। एक छोटी सी हंसी ने महाभारत करवा दिया और आप तो खुद पे हंस रहे, तो पता नहीं जाने क्या होगा, ठीक है। चलो, तो आंग्ल भारतीय इंग्लो इंडियन को समझते हैं। देखो बात उस दौर की है, हम ऐसा कह सकते हैं कि 1900 के आसपास की बात इनसे जोड़ के करते हैं कि उस समय भारत में कहां जगह, उस समय भारत में अंग्रेजों का खूब बोलबाला था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ये जो बेल्ट है, पूरा कलकत्ता का रीजन, जिसको हम लोग बंगाल कह रहे थे उस समय, अब ये कलकत्ता का जो क्षेत्र है, ये ही पूरा केंद्र हुआ करता था अंग्रेजी साम्राज्य का, अंग्रेजी सत्ता का। क्योंकि शुरुआत में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी भी कहां बनाई थी? कलकत्ता में बनाई थी। अब कलकत्ता को यदि हम समझें तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, आपको पता है, एक बंबई, मद्रास और कलकत्ता। अब कलकत्ता को सबसे पहले अपना हेडक्वार्टर बनाया, फिर धीरे धीरे करके इनको भी उसी के साथ में जोड़ देंगे। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है नॉर्मन प्रिजार्ड। अब इसकी हम परिभाषा की बात कर रहे हैं कि इनकी परिभाषा कैसे समझें, इंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय की। तो एक परिभाषा तो ये हो सकती है कि माता पिता दोनों में से कोई एक ब्रिटिश हो या कोई एक भारतीय हो, और कई बार दोनों ब्रिटिश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ब्रिटिश हैं, और इनकी संतान का जन्म यदि भारत में होता है तो ऐसी संतति को, ऐसी पीढ़ी या ऐसे व्यक्ति को, बालक को हम क्या कह सकते हैं? इंग्लो इंडियन कह सकते हैं। दो बातें, पहली, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, ठीक है, और दूसरी बात, दोनों में से कोई भारतीय नहीं है, माता पिता दोनों ब्रिटिश हैं, लेकिन उस बालक का जन्म कहां हो? भारत में हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं भारत में जन्म ले रहा है, तो इसलिए अपन ने कह दिया ये कौन बन गए? इंग्लो इंडियन बन गए। तो यही हुआ कि नॉर्मन प्रिजार्ड का जन्म हुआ था कहां पे? कलकत्ता में। तो अब ये कौन बन गए? भारतीय मूल के कह लो या आप आंग्ल भारतीय कह लो। क्या होता है जब कोई काम आदमी सही कर देता है, जैसे आप लोग मान लो किसी पद पे पहुंच गए, तो अब मैंने जैसे मान लो आपको कभी एक आध 2 साल में एक आधे दिन पढ़ा जाऊं, तो मैं क्या कहूंगा पता है? आप लोग मान लो अच्छे पद पहुंच गए, एसडीएम वगैरह बन गए, नायब तहसीलदार भी बन गए, तो वो तो मुझसे पढ़ा था, और भले ही मैं एक आधे दिन पढ़ा गया हूं। तो क्या होता है कि जब आदमी का दिन सही चलता है, समय सही चलता है, तो दूर का रिश्तेदार भी अपना करीब का हो जाता है, और जब सगा भाई का समय बुरा चलता है ना, तो वो अरे होगा अपने पड़ोस का, ये अपन नहीं जानते, यदि आप लोग नहीं परिचित हैं तो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो यही हुआ कि क्या हुआ, ये भाई साहब मेडल लेकर के आ गए, काय में? ओलंपिक में। तो अपने क्या कह दिया, ये भारतीय, अपने भारत का ही आदमी है, इंग्लो इंडियन है। तो क्या हुआ, भारत में तो जन्मा था, इसलिए क्या लेकर के आया? मेडल लेकर के आया। इसलिए कभी कभी प्रश्न इनसे बन जाता है नॉर्मन प्रिजार्ड से कि भारत की तरफ से कोई व्यक्ति जिसने भाग लिया था पहली बार, उनका नाम बताओ, तो हम बताएंगे नॉर्मन प्रिजार्ड, जो आपके आंग्ल भारतीय, इंग्लो इंडियन थे। अब
वो तो ठीक है, ये एथलीट हैं, ये भी याद रख लेना, कभी पूछ ले तो किस खेल से संबंधित थे, तो धावक है, रेसर है, और 2 मेडल जीतते हैं, रजत पदक या सिल्वर मेडल। तो हमने एक बात याद रख ली कि एक व्यक्ति जो 1900 में भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहा है, लेकिन इसको हम भारत नहीं कहेंगे, फिर आपको बता रहे हैं, ब्रिटिश भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहा है, लेकिन ये इस बात को लेकर के हमें और अंग्रेजों में आए दिन तकरार की स्थिति बन जाती है। अंग्रेज कहेंगे वो तो अपना था, तुम क्या को जबरन अपना बना रहे हो। तो भाई हमारा क्या सिद्धांत है कि जब काम ठीक चल रहे होते तो अपना नाम जोड़ देते हैं, ये उसमें थोड़ा सा भी अंश होता है, जैसे धीरे से कह देंगे भारतीय मूल के, भारतीय मूल, उनकी 3 पीढ़ी भारत से चली गई, उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्यों, सही आदमी है। और जो बेकार हैं वो भारत में रह रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि जैसे घर वाले कहते हैं फलाने लड़के को देखो, पड़ोसी को, तो अपन कहते हो पड़ोसी का लड़का, ये वाला पड़ोसी को, एक और तो है इस तरफ का पड़ोसी, उसको काहे नहीं दिखवाते, नहीं अच्छे लोगों को देखोगे। तो भाई अपनी अपनी विचारधारा है, तो हमने ऐसे नाम याद रख लिया कि ब्रिटिश भारत की तरफ से एक व्यक्ति ने सबसे पहले नेतृत्व करेगा, भाग लेगा 1900 के पेरिस ओलंपिक में या फ्रांस ओलंपिक में, और वह एथलीट है, धावक है, रेसर है, और 2 आपके सिल्वर मेडल लेकर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, तो ये तो भारत की तरफ से पहला पदक हो गया, हमने ये भी बात याद रख ली। अब अगली बात करते हैं 1980 ओलंपिक में महिलाओं को पहली बार, ये फैक्ट के रूप में हम याद रख लेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे कि भारत की तरफ से पूछ ले महिलाएं किस वर्ष शामिल हुई थी या खेल में भाग लेती हैं, तो 1980 में भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में शुरुआत कर दी थी, हालांकि इसके पहले भी महिलाएं जाएंगी, वो सारी बात हम बात करेंगे कब कब जाएंगी, कैसे गई थी। ठीक है, 1980 में ब्रिटेन के कहने पर पहली बार, अभी तक क्रिकेट ओलंपिक में नहीं खेला जाता हम जानते हैं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हुआ, ये प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि उसके बाद ना तो हुआ और ना अब होगा, अब लेकिन चर्चाएं चल रही हैं, आईपीएल जैसे सेगमेंट की चर्चा चल रही, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शामिल भी करवा दिया जाएगा। तो जैसे कि हमसे पूछ ले, बताओ क्रिकेट ओलंपिक में कितनी बार खेला गया है या कितनी बार शामिल हुआ है, तो एकमात्र हुआ है, वो भी उस समय क्या था, अंग्रेजों का ठीक ठाक दबदबा था, उन्होंने कहा एक बार आप इसको ऐसे शामिल कर लो प्रदर्शनी के तौर पर, हम मात्र आपको खेल दिखा रहे हैं, कुछ देना नहीं। तो अपन ने कहा कुछ नहीं देना तो आ जाओ, मुझे क्या करना है, क्योंकि इनको क्रिकेट को इसलिए शामिल नहीं कर सकते, चाहे देखो क्रिकेट की यदि बात करें तो क्रिकेट में आप जानते हैं कि 3 तरह के सेगमेंट चलते हैं, अब 3 हो गए, पहले 2 ही हुआ करते थे, एक तो टेस्ट होता है और दूसरा आपका ओडीआई या वनडे मैच कहते हैं। अब टेस्ट के लिए 5 दिन कौन बैठेगा, टेस्ट मैच कितने दिन खेलेगा, 5 दिन। अब 5 दिन में तो ये 50 गेम खिलवा देंगे, ऐसे जगह घिरवाएंगे, लोगों को, खिलाड़ियों को रखेंगे, कई सारे रीजन थे, इसलिए इन्होंने क्रिकेट नहीं खिलवाई। वनडे के लिए साहब, वनडे के लिए इनको पूरा दिन भर चाहिए, क्योंकि 50 ओवर फेंकेंगे, 50-50 ओवर दोनों टीमें फेंकेंगी, तो इनको भी कि 7-8 घंटे चाहिए कम से कम, इनको भी नहीं खेल रहा, इसलिए क्रिकेट को उस समय शामिल नहीं किया गया था। लेकिन क्या था, 1980 में अंग्रेजों के बार बार कहने पर इसको, क्रिकेट को हमने प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया, और एक बार भी किया गया अब तक इसको, उसके बाद फिर हमने कभी शामिल नहीं किया। तो कभी प्रश्न पूछ ले कब शामिल किया गया था, तो 1980 में किया गया था, किस रूप में, वो भी प्रदर्शनी के रूप में। ठीक है, किसको, क्रिकेट को। तो कभी पूछेगा आपसे, बताओ क्रिकेट कब शामिल हुआ, तो आंसर कर देना 1980। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेंगे कि 1980 में महिलाएं भी शामिल होती हैं भारत की तरफ से, और क्रिकेट भी शामिल करवाया था, या क्रिकेट एक बार खेला गया था ब्रिटेन के कहने पर। ठीक है, अब देखो 1904 में ओलंपिक होगा, हम उसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। ठीक है, 1908 में होगा, हम फिर भाग नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, आगे की बात देखते हैं। सर्वाधिक 3 बार अभी बात किए थे, लंदन में आयोजित हुए हैं। ठीक है, तो कब कब, 1908 में, 48 में और 12 में। 12 का तो हमें याद भी रहता है कि हाँ 12 में हुआ भी था। ठीक है, अब देखो 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, भारत शामिल नहीं होगा। ठीक है, 1916 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये नहीं खेला गया, तो इसको हमने रद्द करवा दिया गया। 1920 में आते हैं, तो देखो ये ऊपर की बातें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए अपन ने एक एक लाइन में खत्म कर दी। अब बात ये आती है कि यदि हम लोग बात करते हैं 1920 की, यहां पे हमने कई सारे नए नए काम करना शुरू कर दिए थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने ध्वज हो, चाहे शपथ हो, चाहे आपका मार्च पास्ट जैसी व्यवस्था हो, ये सारी चीजें हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अब समझना, अब भारत भी क्या करेगा, भारत भी 1-2 2-2 4-4 खिलाड़ी करके धीरे धीरे यहां से अपने भेजना शुरू कर देगा। भारत ने भेजे, भारत ने लगभग 6 खिलाड़ियों का दल पहली बार भेजा था। अभी तक भारत में बस एक व्यक्ति पहुंचा था, नॉर्मन प्रिजार्ड, वो भी ब्रिटिश भारत की तरफ से। लेकिन अब कुछ भारतीय खिलाड़ी, हालांकि शासन अभी भी अंग्रेजों का ही चल रहा है, आपको पता है 1920 में असहयोग आंदोलन, ध्यान करो, ठीक है, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन हमने फिर भी भारतीयों को भेज दिया। 6 खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे, क्योंकि हम लोग क्या है, धैर्यवान व्यक्ति हैं, हम लोग धैर्य रखते हैं, एक बार में नहीं होगा, अपन पता एक बार में नहीं कर पाएंगे हम,
हम पहले ही सोच के चलते हैं। हम कभी इस तरह से टारगेट लेके नहीं चलते कि हम एक साल में फलाना पद या फलाना काम कर ही लेंगे। अपन तो एक साल की जगह 6 महीने या अधिकतम 2 साल लेके चलते हैं, थोड़ा सा अपने साथ में, क्योंकि हमको कहीं पर भी सेट होने में समय लगता है। अब देखें, जैसे कि बात करें 1928 पर आते हैं सीधे सीधे, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होनी है। 1927 में हम लोगों ने क्या किया था? 1927 में ओलंपिक समिति बना दी गई थी। अब हम लोगों पर, मतलब खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाने लगा, खिलाड़ियों को कोच मिल गए, सारी व्यवस्थाएं मिल गई। अब क्या हुआ कि पहली बार हम देखेंगे, अब हमने हॉकी टीम को भेजा। अब हॉकी टीम को भेजा कहां पे? अब ओलंपिक खेलने के लिए। और उस समय हॉकी टीम का जो कप्तान है, उनका नाम क्या है? जयपाल सिंह मुंडा। इंपोर्टेंट नाम रहेगा, याद रखना है। क्यों रहेगा? क्योंकि ये भारत के लिए पहली बार कुछ ना कुछ क्रांतिकारी फेरबदल करने वाला है। क्या फेरबदल किया जयपाल सिंह मुंडा ने? जब आपकी 1928 में, याद करो 1928 मैंने बताया था एक काम नया करवाएंगे इस ओलंपिक में। हाँ, मसाल जलाई जाएगी। और मसाल के साथ मैंने एक बात याद रखी कि साहब भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो अब हॉकी के लिए एक टीम भेजी और उसका नेतृत्व यानी कि कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है आपके जयपाल सिंह मुंडा को। अब इन्हीं के नेतृत्व में, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में हम पहली बार गोल्ड लेकर के आते हैं। तो ये उस समय की बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति वाली बात रही कि पूरा विश्व एकदम से उधर देख रहा था, एकदम से नजर पलटी भारत की तरफ। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी सवाल जवाब हो, कोई प्रश्न पूछें और ऐसा प्रश्न जो थोड़ा सा टफ हो जाए और उसका कोई एक व्यक्ति एकाएक जवाब दे दे, तो अपन पलट के देखते ऐसा कौन था जिसने जवाब दिया? तो हाँ, उम्मीद भी नहीं थी। उम्मीद क्या, हम लोग तो जी मान लो कि बस नाम के लिए जा रहे थे, मौज करने के लिए। हम लोग कई बार यही सोच लेते चलो घूमे आएंगे, कुछ नहीं तो ठीक है। तो हम लोग कई ओलंपिक में इसी उद्देश्य से चले जाते थे। तो अब क्या हुआ कि भारत की तरफ से तो कोई, किसी को यह भी अंदाजा नहीं था, अंदेशा तक नहीं था कि ये भी साहब मेडल लेकर के आएंगे, क्वालिफाई भी कर पाएंगे। लेकिन अपन लोग उस समय करते गए और सब गोल्ड तक पहुंच गए, तो पूरे विश्व की नजर एकाएक हमारी तरफ। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति खूब हाईलाइट रहे, जिनका नाम क्या है? लेकिन एक बात याद रखना कि अभी हमको मेडल जो मिला है वो व्यक्तिगत नहीं मिला। व्यक्तिगत माने किसी एक खिलाड़ी को नहीं मिला, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं? हॉकी ने जीता, हॉकी टीम ने जीता, और टीम में 11 खिलाड़ी, और 11 खिलाड़ी अब किसका नाम लेते हैं? जयपाल सिंह मुंडा का नाम लेते हैं क्या? नहीं। तो याद रखना कि जब टीम की बात होगी तब पहला मेडल लेगी हॉकी टीम, और हॉकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं आपके जयपाल सिंह मुंडा। अब प्रश्न क्या आएगा कि बताओ, भारत ने जब पहली बार हॉकी में गोल्ड दिलवाया और या ओलंपिक में गोल्ड दिलवाया, उस समय कप्तानी कौन कर रहे थे या कप्तान कौन थे? तो याद रख लेंगे जयपाल सिंह मुंडा। ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमको क्या था कि कोई मेडल ही नहीं दे रहा था, कोई मेडल नहीं दे रहा था, माने हम जीत नहीं पा रहे थे। तो अब जयपाल सिंह ने किसी भी तरीके से कोई तरकीब निकाल करके अपने हिसाब से क्या कर लिया? मेडल ले लिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या याद रखा? हमने इतनी सी बात याद रख ली कि पहले ओलंपिक में ही भारतीय हॉकी टीम जाती है और पहली बार में ही उसने क्या ले लिया? गोल्ड मेडल जीत लिया। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात थी। अब हमने इतना तहलका मचा दिया कि साहब ब्रिटिश अंग्रेज भी बेबस हो गए। हम लोगों को एक उपाधि देने के लिए उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को एक निकनेम दे दिया, पूर्व का तूफान। पूर्व तो जानते हैं क्यों कहते हैं? डायरेक्शन के हिसाब से ये लोग हमको क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। इसलिए तो उन्होंने कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अब भारतीय हॉकी टीम का एक निकनेम रख गया साहब। अब यहां से देखेंगे 1928 से हम